हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आजकल आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है और आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो क्रैश कोर्स है कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिवीजन के तौर पे भी काम कर रहा है और आने वाले एग्जाम पे आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। दूसरा, कई बच्चे ये सलाह दे रहे थे कि सर इसमें थोड़ा सा उत्तराखंड ज्योग्राफी का पोर्शन भी इंक्लूड कीजिए, उत्तराखंड के नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा दीजिए, इस टाइप के। वो मेरा हेडेक है, यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको 90 डेज तक एक पेशेंस का जो लेवल होता है, धैर्य के अपने स्तर को बरकरार रखना है। और आने वाले 15, 20, 25 क्लासेस के बाद आपका जब मेरा एक पोर्शन खत्म हो जाएगा तो आप खुद ही देखेंगे उसमें मतलब अपने आप ही कंप्यूटर के क्वेश्चन, करंट अफेयर की क्वेश्चन, इसके अलावा जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है उत्तराखंड से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चन हैं वो खुद ही इसमें धीरे धीरे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, बस धैर्य की परीक्षा रखिए। थोड़ा सा बेचैन आपकी जो आत्मा है या जो बहुत ज़्यादा नाजुक आत्मा है, नाजुक कली आप हैं, इतना मतलब अपने आप को ढीला मत कीजिए, इतना तनावग्रस्त मत रखिए। बच्चे हो, मासूम हो, खेलने कूदने की उम्र है। साथ ही साथ थोड़ा सा यूके SSC का एक आपके ऊपर जो बोझ आया हुआ है कि मुझे निकालना ही निकालना है, इसको भी साथ साथ लेके चलने की आपकी उम्र है। बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त होकर पढ़ाई मत कीजिए, अपनी मासूमियत को साथ साथ बरकरार रखिए। ठीक है, देखिए आज आपका डे 7 है जो हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसका डे 7 आज होगा। और थोड़ा सा क्लास का टाइम आज लेट हो गया क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहता है मेरा, तो और काम भी करने होते हैं वीकली, तो वो आप सब समझ सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखो, वाक्य के कितने अंग होते हैं। ठीक है, इससे आपकी हिंदी भी स्ट्रांग होगी और अन्य चीज भी। वाक्य के अंग, बच्चों देखो, वाक्य के 2 अंग होते हैं। इनमें से कौन सा एक वाक्य का अंग है। अगला क्वेश्चन यहीं से आएगा, इनमें से कौन सा वाक्य का अंग है। उसमें 2 अंग होते हैं, एक को बोलते हैं उद्देश्य, दूसरे को बोला जाता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य और सेकंड को बोला जाता है विधेय। अगला क्वेश्चन पूछेगा डेफिनेशन के रूप में पूछेगा। डेफिनेशन के रूप में क्या पूछेगा, जब किसी वाक्य यानी सेंटेंस में किसी के बारे में कुछ कहा जाए तो उसे उसका उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। अगर डेफिनेशन के रूप में कुछ आएगा, ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, कुछ कहा जाए तो वो क्या होता है अपने आप में, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, अपने आप में उद्देश्य बोला जाता है। जबकि विधेय जो होता है उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, अभी समझाता हूं। ठीक है, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, बारे में जो कहा जाए, जो भी आप क्या कहोगे उद्देश्य के बारे में कहोगे वही आपका विधेय होगा। एग्जाम्पल खुद ही लिख लेना। जैसे देखो, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है, किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में। वह तेज दौड़ता है, किसके बारे में कहा जा रहा है, वह। लड़का सुंदर है, किसके बारे में कहा जा रहा है, लड़का। तो ये जो होता है सब के सब क्या होते हैं, उद्देश्य कहे जाते हैं। यानी जिसके बारे में कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं, और जिसके बारे में जो चीज कही गई है यानी उद्देश्य के बारे में, यानी वह सुंदर लड़का है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो किसके बारे में कहा गया, उसके बारे में, और क्या बताएगा उसका, सुंदर लड़का, यानी वो सुंदर है। ठीक है, जिसके बारे में जो कहा जाए उसका वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। यानी उद्देश्य के बारे में जो भी चीज हम कहेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। इसको ध्यान रखने वाली चीज है। वाक्य के कितने अंग है पूछेगा तो 2 कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। इसका क्वेश्चन आपका डेफिनेशन के रूप में आएगा। अगर आपका क्वेश्चन इसके पर्टिकुलर इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा उद्देश्य कौन सा विधेय है, तो ध्यान रखना जिसके बारे में जो कहा जाता है, जैसे राम अच्छा खेलता है तो राम के बारे में कहा जा रहा है तो राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। जबकि विधेय क्या हो गया, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, क्या करता है वो, अच्छा खेलता है। यानी राम अच्छा खेलता है तो अच्छा खेलता है क्या हो जाएगा, अच्छा खेलना उसका विधेय हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से आपको समझना है। अगला, वाक्य के रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। देखो, वाक्य के रचना के आधार पर भेद, रचना को हाईलाइट कर देना, रचना आधार पर भेद, यानी कितने टाइप के होते हैं वाक्य, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, इन 3 टाइप के नाम आएगा। इनमें से कौन सा एक रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो एक सरल वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, एक संयुक्त वाक्य होते हैं, और तीसरे जो होते हैं बच्चों मिश्रित वाक्य होते हैं। ये 3 टाइप होते हैं, ये रचना के आधार पर होते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा वाक्य की रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3। इनमें से कौन सा वाक्य का रचना के आधार पर भेद नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो ये 3 होते हैं, बस ये याद रखना। बाकी जो भी दे विधिवाचक वगैरह वो नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं,
अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब 8 भेद के अंदर आपसे हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो क्यों आप इतना टेंशन तनावग्रस्त होकर पढ़ लोगे जब आपको पता है रचना के आधार पर यह है, इसके अलावा सब अर्थ के आधार पर ही तो होंगे ना। जैसे विधानवाचक हो गया, यानी सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, जैसे अपने आप में राम घर जाता है, वह खाना खाता है, वह क्रिकेट खेलता है, यानी नॉर्मल सेंटेंस होंगे। ठीक है, विधानवाचक लिखो पहला, विधान वाचक। दूसरा होता है निषेधात्मक, निषेधवाचक यानी नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी जिसमें नहीं आ रहा होगा, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है, मैं वहां नहीं जाता हूं, यानी जहां नेगेटिव आ रहा होगा, यानी इसको नेगेटिव बोलते हैं। तीसरा प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रश्नवाचक या क्या वह घर चला गया, क्या वह यहाँ आ सकता है, इस टाइप का, वह वहां क्यों नहीं गया। 3, इसके अलावा जो होता है इच्छावाचक होता है एक। इच्छावाचक मतलब जहां पर आप अपनी इच्छा दिखाते हो, भगवान आपकी दीर्घायु प्रदान करे, इस टाइप का। इसके अलावा इच्छावाचक के अलावा होता है एक आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। आज्ञा, जैसे यह कमरा तुरंत साफ करो, आज्ञावाचक हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है? संकेतवाचक। संकेत मतलब इंडिकेट करेगा कोई चीज। ठीक है, अभी समझाऊंगा संकेतवाचक। और इसके साथ साथ ही 2 होते हैं संदेह और विस्मयवाचक। ठीक है, एक होता है बच्चों संदेहवाचक, यहां लिख देता हूं, देखो संदेह, जहां आपको संदेह होता है। जैसे आपने कह दिया वह जयपुर चला गया होगा, कहा चला गया होगा, कंफर्म नहीं है, आप संदेह। ठीक है, शायद वह यहां आया है, ये इस टाइप का। ठीक है, ये संदेह हो रहा है। इसके अलावा विस्मयवाचक, यानी लास्ट ये होता है विस्मय। जैसे विस्मय तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, हे राम, इस टाइप का, कि यह क्या हो गया, इस टाइप का। छी कितना गंदा है, इस टाइप के विस्मय, आश्चर्य हो रहा है, घृणा वगैरह होते हैं। तो ये अपना अर्थ के आधार पर आपके वाक्य के भेद होंगे। अब देखिए, एग्जामिनर आपका बहुत चालाक है, उसको ये पता है ये रटंती विद्या फलंती नहीं वाले हैं, ये नहीं पूछूंगा मैं। वो ये जानता है कि मुझे क्या पूछना है, मुझे क्या नहीं पूछना है, उसको बहुत अच्छे से इसके बारे में क्या है चीजें पता है। और वो कब क्या क्वेश्चन पूछेगा ये आप भी नहीं जानते। तो कई चीजें हमें क्या रखनी होती है, ध्यान रखनी होती है। हमारा क्वेश्चन का स्तर कहां से उठेगा, कौन सा पूछा जा सकता है, इसके बारे में हमें खुद समझना पड़ता है। क्योंकि एक उम्र ऐसी होती है जहां से हमारे अंदर इतनी समझ आ जाएगी क्या पूछेगा क्या। अब जितना पढ़ाए यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये आ सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, वो आपको समझना है। बाकी सेंटेंस वाला जो क्वेश्चन आएगा, अब प्रश्नवाचक पढ़ाऊंगा क्या, प्रश्नवाचक नहीं छांट सकते हो, नेगेटिव नहीं छांट सकते हो क्या। संदेह हो रहा है, जहां पे संदेह, वह चला गया होगा, ये पता नहीं चल रहा आपको, शायद वह यहां आया है, इस टाइप का संदेह। विस्मयवाचक थोड़ा पढ़ाया जाएगा, अच्छी कितना गंदा है, ओह ये क्या हो गया, आह कितनी अच्छा मौसम है, इस टाइप के। यानी जहां पर आप विस्मय या संदेह करते हैं उसको विस्मयवाचक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब जैसे इससे क्वेश्चन बहुत आता है, एक सेंटेंस दिया होगा आपको, उसमें पूछेगा कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त है, कौन सा मिश्रित वाक्य है। सरल वाक्य में सिर्फ एक सेंटेंस होता है, यानी सरल वाक्य आपको छांटना है तो क्या होगा, एक उद्देश्य प्लस एक विधेय होगा। यानी जहां आपको वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय दिख गया, वो उसको क्या बोलोगे आप, सरल वाक्य बोलोगे। यानी सिंपल सा बात, जैसे राम घर जाता है, वह यहां आता है, वह गाड़ी से घर पहुंच गया। ये देखो, अब कई बच्चों को ये लगता है ना, वह गाड़ी से घर पहुंच गया फिर घर से वापस यहां आ गया। अगर ऐसा सेंटेंस होगा वो सोचता है कि यार कहीं मिश्रित वाक्य न हो, ऐसा नहीं होगा। सेंटेंस कितना लंबा दे दे, अगर उसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है, यानी कहीं भी किंतु और परंतु यदि इस टाइप का नहीं आए तो सरल वाक्य। जैसे मैंने सुन लो, एक सेंटेंस कह दिया, वह गाड़ी से घर गया तथा यहां आ गया। अब तथा लग गया तो इसमें क्या हो गया, आपके 2 सेंटेंस बन गया, यानी तथा लग गया, इसमें और लग गया, जहां जॉइंट होगी। ठीक है, बट अगर सिंपल सी बात है, वह गाड़ी से घर गया फिर यहां आ गया, इस टाइप का चीजें होंगी तो वो सरल वाक्य के अंदर आएगा। ठीक है, तो आपका एक उद्देश्य और एक विधेय होगा तो उसको सरल वाक्य बोलते हैं। जैसे राम घर जाता है, हम किताब पढ़ते हैं, नॉर्मल सी बात, लिख लेना एग्जांपल, राम घर जाता है, हम किताब पढ़ते हैं, ये भी नहीं आने वाला आपका। संयुक्त वाक्य देखना, थोड़ा सा संयुक्त वाक्य पूछता है और मिश्रित वाक्य जो होता है आपको कंफ्यूज होता है। संयुक्त वाक्य में हमेशा याद रखना, एक से अधिक सरल वाक्य तथा किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होंगे। यानी एक से अधिक सरल वाक्य होंगे, एक से अधिक सरल वाक्य, एक से अधिक सरल वाक्य होंगे ही होंगे। ठीक है, तथा किसी समुच्चय वाचक से जुड़े होंगे, यानी किसी समुच्चय बोधक, जैसे समुच्चय मतलब जो योजक चिन्ह होते हैं, जैसे और, इसलिए, अतः, इस टाइप के। ठीक है, तथा किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। ठीक है, वो लिख लेना, समुच्चय बोधक से जुड़े हो, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, संयुक्त। ऐसे सेंटेंस जैसे इसमें लिखा, नेहा गा रही है और अंशु नाच रही है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, नेहा गा रही है और अंशु नाच रहा है,
ये मैंने लिख दिया। अब आप बताइए मुझे, इसमें आपको दो सरल वाक्य दिखेंगे क्या? एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, नेहा गा रही है, इसको छोड़ दो। दूसरा एक सेंटेंस है, अंशु नाच रहा है। किससे जुड़े हैं? योजक चिन्ह से। तो एक सरल वाक्य ये हो गया, दूसरा सरल वाक्य ये हो गया, और योजक चिन्ह से ये जुड़ गए हैं, तो ये समुच्चय बोधक से जुड़ गए हैं, तो इसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तीसरा जो आता है आपका मिश्रित वाक्य। कई बच्चों को ये लगता है कि संयुक्त और मिश्रित, उसमें कंफ्यूज। वो क्या करता है, एग्जामिनर बहुत चालाकी से संयुक्त वाक्य आपके एग्जामिनर में क्वेश्चन में पोस्ट कर देता है, और आपको ऐसा लगेगा कि वो मिश्रित है। तो समझना थोड़ा, संयुक्त वाक्य बहुत लेंदी भी होते हैं। अगर वो कहीं ब्रेक नहीं हो रहे, और वो जो सेंटेंस है वो दूसरा सेंटेंस, यानी दो अगर सेंटेंस हैं, अगर वो किसी एक चीज से जुड़े हैं, तब तो आप संयुक्त वाक्य छांटना सबसे आसान है, संयुक्त वाक्य को पकड़ना। कंफ्यूज क्या होता है मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य में। सरल वाक्य में ध्यान रखना, एक तो ये जोड़ने वाली चीज नहीं होंगी, और कंप्लीट दो सेंटेंस नहीं बनेंगे। यानी आप देखना, उसको कहीं भी आप दो सेंटेंस नहीं बना पाओगे, जैसे यहां बना रहे थे। मिश्रित के साथ कंफ्यूज होता है। मिश्रित में क्या होता है, दो सेंटेंस दिखेंगे आपको, एक से अधिक सेंटेंस दिखेंगे। एक जो दूसरा वाला होगा वो पहले वाले पे डिपेंड होगा, यानी आप लगा देना, आप समझ जाओगे। मैं आपको बताता हूं मिश्रित कैसे होगा, ठीक है। तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य कैसे होते हैं, देखिए, एक प्रधान वाक्य अन्य उस पर आश्रित होगा। एक तो प्रधान वाक्य होगा, एक प्रिंसिपल सेंटेंस, एक प्रधान वाक्य, तथा दूसरा उस पर आश्रित, तथा दूसरा उस पर आश्रित ऑब्लिक गौण, ठीक है, गौण होगा। यानी ये बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होगा। ये कैसे सेंटेंस होंगे आप समझना। आपको एक प्रॉपर सेंटेंस दिया होगा, आप अगर उसको दूसरे सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि इस सेंटेंस की वजह से पहले वाले सेंटेंस पे प्रभाव पड़ा है, ऐसा कुछ होगा। देखना, जैसे एक एग्जांपल, जो कल यहां आया था वह बाहर खड़ा है। देखो, जो कल यहां आया था, कॉमा, वह बाहर खड़ा है। अब पहले बताइए, क्या आपको ये कहीं से भी संयुक्त सरल वाक्य दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें अपने आप में एक से अधिक क्या दिख गया आपको? सेंटेंस दिख गए। पहली बात तो ये दूर हो गया, ठीक है। दूसरी बात, आपको इसको कैसे समझना है, वह जो कल यहां आया था वह बाहर खड़ा है, यानी वह बाहर खड़ा है जो कल यहां आया था। कहीं ना कहीं एक सेंटेंस ही है, ये और ये आपस में क्या हो गए? आश्रित हो गए, लिंक हो गए। कहने का मतलब ये आपको एक प्रधान उपवाक्य दिखेगा, ये वाला, जो कल यहां आया था। अब कौन आया था कल यहां? उसी से लिंक करके, ये सेकंड सेंटेंस कोई अलग नहीं है, ये इसी के बारे में कहीं ना कहीं कह रहा होगा। आप समझ जाओगे कि मिश्रित वाक्य है, ठीक है। इसके अलावा, राम विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार है। एक सेंटेंस में लिखा, राम विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार है। देखिए, अब राम विद्यालय नहीं, पहली बात बताओ, क्या आपको सरल वाक्य दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक से अधिक इसमें क्या है? अपने आप में सेंटेंस है। अब देखिए, पहला सेंटेंस, राम विद्यालय नहीं जा सका, ठीक है, राम स्कूल नहीं जा सका। दूसरा उस पर कहीं ना कहीं आश्रित होगा, यानी ये जो सेंटेंस है इसकी वजह से आश्रित हो गया। यानी ये जो बंदा है, ये प्रधान वाक्य को कहीं ना कहीं अपने पे डिपेंड करवा रहा है, क्योंकि राम बेचारा बीमार है, उसी बीमार होने की वजह से वो विद्यालय नहीं जा सका। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है दूसरे पे, यानी एक सेंटेंस दूसरे से लिंकअप करेगा। आप लगा देना इसीलिए, जैसे आप कहोगे अच्छा ये मतलब ये कहीं ना कहीं लिंक कर रहा होगा, उस पर डिपेंड करेगा, तब आपको मिश्रित वाक्य। और एग्जामिनर बहुत चालाकी से संयुक्त सरल वाक्य को बहुत लंबा चौड़ा बना देता है, और उनको ये लगता है कि सब मिश्रित वाक्य लगा के आएंगे, क्योंकि उनको, कई बच्चों को समझ नहीं आता कि सरल संयुक्त वाक्य बहुत टफ नहीं है छाटना। सरल और संयुक्त में क्या होता है, एग्जाम में कंफ्यूज होता है, तो उसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या आपको विधानवाचक, जो मैंने अर्थ के आधार पर बताया, विधानवाचक सिंपल सेंटेंस होते हैं, वो पेपर में नहीं पूछेगा। आज्ञावाचक जैसे तुम यहां से चले जाओ, तुम यह कार्य करो, आज्ञा दे रहे हो, पकड़ लोगे सेंटेंस। संदेहवाचक, संदेह, शायद आज बरसात हो जाए, यानी एक प्रकार की क्या कर रहे हो आप? एक प्रकार का संदेह जता रहे हो, या शायद वह यूरोप चला गया हो, ठीक है, इस टाइप का, या वह यूरोप चला गया होगा, वह कल आ सकता है, यानी एक प्रकार का आपने क्या कहा? संदेह। एक होता है इच्छावाचक, जहां आप अपनी इच्छा दिखा रहे हो, भगवान आपको दीर्घायु दे, ठीक है, का वो यहां आ जाए, इस टाइप की, जहां आप इच्छा, यानी इसके अलावा जुग जुग जियो, जहां पे आप आशीर्वाद देते हो। इसके अलावा संकेतवाचक, संकेत में क्या होता है? कहीं ना कहीं आपका इसी टाइप का, मिश्रित टाइप का सेंटेंस दिखेगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी संकेत हो गया, वर्षा अच्छी होने के बाद ही फसल होगी, ठीक है। दूसरा, वर्षा हुई होती तो गर्मी कम हो जाती, यानी कहीं ना कहीं संकेत है उस सेंटेंस का, उस सेंटेंस से संकेत है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत हद तक क्या है? ना के बराबर है। अब आपने मेरे से कहा, कई बच्चों ने कहा
अच्छा ठीक है, जब से आपने क्रैश कोर्स शुरू कर दिया हिंदी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया है, और ये आज तो सर आपकी 7वीं क्लास है, 7th क्लास है, अभी तो आपकी 83 क्लासेस पड़ी हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी आत्मा ये कहने लगी कि बेटा अब तेरा चयन हो जाएगा। ये सिर्फ तेरी आत्मा नहीं कह रही, मेरी भी आत्मा कह रही है कि तेरा चयन होने वाला है इस बार। क्यों? क्योंकि तू कंप्लीटली डेडिकेट है, जितने कर्म हो सकते तो वो करके जा रहा। अब बचा है क्या? बता कुछ भी नहीं बचा। तू मान के चल, पटवारी बन, लेखपाल बन, या दरोगा बन, या कांस्टेबल बन, तेरे साथ जो तेरी गर्लफ्रेंड है उसी की शादी होगी, फिक्र ना कर, बस मेहनत कर। ठीक है, अगला देखना, तापस मजुमदार समिति का संबंध लिख लीजिए। ये 11th की आपकी एनसीईआरटी इकोनॉमी चलने लगी। तापस मजुमदार कमेटी, मजुमदार समिति ये बनी थी बच्चों जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको स्कूली शिक्षा के लिए। ठीक है, तो 1998 में इसका गठन हुआ था, क्योंकि आज ये एनसीईआरटी पकड़ते तो कुछ भी पूछ देता है। ठीक है, तापस मजुमदार समिति 1998 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा हेतु थी। ठीक है, बच्चों की शिक्षा पर बनी थी एजुकेशन, जहां पे मानव पूंजी वाला चैप्टर है शिक्षा हेतु, वहां से क्वेश्चन मैंने पिक किया है। ठीक है, इसके अलावा मानव संसाधन, मानव संसाधन में आप निवेश किसके कहोगे? यानी कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, इनमें से आप किसे मानव संसाधन में निवेश मानेंगे, यानी इन्वेस्ट मानेंगे। अब ध्यान रखना, मानव संसाधन में निवेश का क्या मतलब है? जहां आपने कोई ऐसा काम किया, जैसे आपके घर वाले या आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज दे रहे हैं, और कल के दिन आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, इसी को कहते हैं कि ह्यूमन, यानी मानव, आप जो रिसोर्सेज हैं उस पर क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी अगर आप डॉक्टर बनते हैं, अभियंता बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, इसको एक मानव संसाधन पर निवेश कहा जाएगा। ठीक है, ये आएगा नहीं। अगला लिखो, विश्व स्तरीय समृद्धि केंद्र यानी ग्लोबल ग्रोथ सेंटर नामक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल, ये 11th की किताब में ग्लोबल, क्या लिखोगे? ग्लोबल ग्रोथ सेंटर रिपोर्ट, ग्रोथ सेंटर रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? जर्मनी का एक बैंक है जिसका नाम है जर्मनी का ड्यूस बैंक। ठीक है, ड्यूस बैंक कहाँ का है? जर्मनी का। कहाँ का है? जर्मनी का है ड्यूस बैंक की। इसको बोला जाता है ग्लोबल ग्रोथ सेंटर को विश्व स्तरीय समृद्धि केंद्र। ठीक है, विश्व स्तरीय समृद्धि केंद्र लिख दो इसको, विश्व स्तरीय समृद्धि केंद्र। क्या बोला जाता है इसको? विश्व स्तरीय समृद्धि केंद्र बोला जाता है। अगला देखो, भारत में ग्रामीण से शहरों की ओर प्रवासन या पलायन का मुख्य कारण, मुख्य पूछेगा, कारण सभी होंगे एग्जाम में, और वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा? मुख्य कारण। ठीक है, देखो, भारत में ग्रामीण से शहरों की ओर, ग्रामीण से शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण, पलायन का मुख्य कारण, और कारण सारे देगा लेकिन वो पूछेगा मुख्य कारण। मुख्य कारण है गांव में बेरोजगारी दर की उच्च। ठीक है, यानी गांव में बेरोजगारी दर का उच्च स्तर, गांव में बेरोजगारी की उच्च दर लिखो, बेरोजगारी की उच्च दर ही क्या करती है? मुख्य कारण। ठीक है, अगला लिखो, मानव पूंजी के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? शिक्षा में निवेश, टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था का, इसके अलावा क्या होता है? कार्य के दौरान प्रशिक्षण देखना, ये मानव पूंजी के एक प्रकार के स्रोत हो सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल के। तो अगला लिखो, मानव पूंजी के स्रोत हो सकते हैं, मानव पूंजी के स्रोत हो सकते हैं, मानव पूंजी के स्रोत हो सकते हैं। क्या क्या लिखोगे मानव पूंजी के स्रोत में? मानव पूंजी के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? मानव पूंजी के स्रोत, एक तो शिक्षा में निवेश, शिक्षा में निवेश, दूसरा स्वास्थ्य में निवेश। ठीक है, तीसरा टीकाकरण, स्वस्थ रहेगा इंसान, टीकाकरण, चौथा कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं? मानव, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है। ठीक है, इसके बाद देखना अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है, जो आएगा उसको देखना, भारत में शिक्षा का पिरामिड कैसा है? लिखो, भारत में शिक्षा का पिरामिड, भारत में शिक्षा का पिरामिड, शिक्षा पिरामिड कैसा है? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पिरामिड देखा होगा आपने, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर होता है, यानी ये यहाँ बेस पे ज्यादा लोग हैं, उससे हायर एजुकेशन की ओर कम होते जाएंगे, यानी इस टाइप का पिरामिड है। यानी शीर्ष स्तर पे भारत का पिरामिड क्या है? यानी शीर्ष पर नुकीला है। नुकीला का मतलब हायर एजुकेशन बहुत कम लोगों को मिल पाती है। लिखो, शीर्ष पर
नुकीला, ठीक है। शीर्ष पर क्या लिखा आपने, नुकीला है। इसका क्या मतलब हुआ कि हायर एजुकेशन बहुत से लोगों को नहीं मिल पाती है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इसको बोलते हैं नाबार्ड, क्या बोलते हैं, नाबार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, 1982। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पे हुई थी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि समिति, शिवरमन समिति की सिफारिश पे क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कृषि विपणन से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन क्या पूछेगा, कृषि विपणन से क्या अभिप्राय है, यानी कृषि की जो मार्केटिंग होती है वो कैसे उसको डिफाइन करोगे? तो इसको लिखो कृषि विपणन, ठीक है, विपणन। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसे पूछेगा कृषि विपणन के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं आती है, इस प्रकार से। तो लिखो उत्पादित कृषि पदार्थों को, उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रहण यानी उसको स्टोर करना, भंडारण, कैरी करना, भंडारण करना, ठीक है, उसकी पैकिंग और उसका क्या, परिवहन। यदि आप कृषि पदार्थों को संग्रहित कर रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो, उसको मार्केट तक लेके जा रहे हो, ये सारा का सारा काम किसके अंदर आता है, कृषि के मतलब अपने आप में विपणन। और प्रसंस्करण भी लिख लो, ठीक है, प्रसंस्करण, ये सब के सब क्या आते हैं, कृषि विपणन के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन देखना आप लोग, ऑपरेशन फ्लड का संबंध लिख लीजिए दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड लिख लेना, किस चीज के उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये एनसीईआरटी आपकी इकोनॉमी चल रही है। ऑपरेशन फ्लड, विश्वास रखना हो जाएगा आपका चयन, ठीक है। दुग्ध उत्पादन, मेहनत करने वालों को कभी मात नहीं मिलती, ठीक, भले ही लेट हो सकती है, मेहनत लिख दिया मैंने, देखो आपकी किस्मत भी बहुत सही है। दुग्ध उत्पादन, ठीक, दुग्ध उत्पादन यानी ऑपरेशन फ्लड का संबंध है अपने आप में दुग्ध उत्पादन से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमेशा। जैविक भोजन का क्या तात्पर्य है, यानी हरित स्थिति प्रमाण पत्र चिन्ह किस चीज के लिए दिया जाता है, वो लिखो, हरित स्थिति प्रमाण पत्र किस चीज के लिए दिया जाता है, लिखो, प्रमाण चिन्ह किस चीज के लिए दिया जाता है, जैविक भोजन हेतु दिया जाता है, ठीक है, जैविक भोजन हेतु, यानी ऑर्गेनिक जो होता है अपने आप में उसके लिए ये चिन्ह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखना आपने, तनवा क्या है, तनवा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कुछ भी उठा सकता है, मैंने पहले भी कहा है। तनवा लिखो डैश करके, तमिलनाडु में महिलाओं को आधुनिक तरीके से कृषि कार्य में लगाना, यानी तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने से ही तनवा संबंधित है। तमिलनाडु में महिलाओं को आधुनिक तकनीकी से, ठीक है, किसको होगा ये, महिलाओं को आधुनिक तकनीकी यानी मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तकनीकी से कृषि प्रशिक्षण देना ही अपने आप में क्या है, एक प्रकार का तनवा बोला जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद एमएस स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान कहां पर है, एमएस स्वामीनाथन, एम एग्रीकल्चर से संबंधित, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान यानी ये रिसर्च के क्षेत्र में होगा। शोध प्रतिष्ठान कहाँ पर अवस्थित है, ये तमिलनाडु में, ठीक है, प्रतिष्ठान भी कहाँ है, तमिलनाडु में ही अवस्थित है। इसके बाद देखो, कई बच्चों को लगता है कि सर सिर्फ इकोनॉमी करा रहे हैं, काश हमें एनसीईआरटी पॉलिटी भी करा देते, जियोग्राफी भी करा देते, और उसके अलावा इकोनॉमी के अलावा जियोग्राफी हिस्ट्री भी करा देते, तो हमें इस संसार में जीते जी मोक्ष मिल जाता। कई छात्रों को ये लगता है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि आपको मोक्ष मिलना चाहिए, आपका चयन ही आपका मोक्ष होगा। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय हैं, अब आपकी आ चुकी है सीधे सीधे पॉलिटी, और कहीं से भी क्वेश्चन पिक कर सकता हूं। 3 प्रकार के न्याय दिखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कभी क्वेश्चन आएगा कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो आंसर होगा 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, बता देना 5, विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, विश्वास, धर्म और उपासना,
ये 5 प्रकार की क्या हैं, स्वतंत्रताएं हैं, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यानी 5 क्या होंगी, स्वतंत्रताएं होंगी। ये क्या है सब, स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की क्या होंगी अपने आप में, 2-3 प्रकार की, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानताओं का प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, ठीक है। 2 प्रकार की क्या है, समानता। ये 3 के 3 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित। अगला जो पॉलिटी का क्वेश्चन मुझे मिला, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा किस आधार पे कही जा सकती है, यानी संविधान संसद से सर्वोच्च किस आधार पे कहा जाएगा। लिखो, संविधान की प्रामाणिकता संसद से अधिक कैसे, संसद से अधिक कैसे। तो इसको आंसर लिख लेना खुद ही, क्योंकि संविधान बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए तथा वो उसकी शक्तियां क्या हो, यानी संविधान ये बताएगा कि संसद का निर्माण कैसे हो, संसद का निर्माण कैसे तथा शक्तियां क्या हो, यानी संसद की शक्तियां क्या हो, ये कौन बताएगा, अपने आप में संविधान बताएगा। इसलिए संविधान क्या है, उससे भी ऊपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, प्रस्तावना में उल्लिखित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहां से लिया गया है। लिखो, प्रस्तावना में उल्लिखित समानता, स्वतंत्रता प्लस बंधुत्व, ये कहां से लिया गया है संविधान में, फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस के संविधान से हमने इसको पिक किया। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, न्यायिक पुनरावलोकन कहां की देन है, किस देश के संविधान की देन है, अमेरिका। लिखो, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन या पुनर्विलोकन जो भी लिखते हो आप लोग, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से लिया गया है, अमेरिका। तुरंत आंसर क्या होना चाहिए, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, भारत में अवशिष्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई है, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान लिया गया कनाडा। अगला क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं, केंद्र सरकार में। लिखो, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में। इसका क्या मतलब होता है, 3 शक्तियां ना समवर्ती सूची के अंदर, और इसके अलावा केंद्र सूची और राज्य सूची। तो इन सूचियों के अलावा जो अदर सब्जेक्ट होंगे वो इसमें होंगे, और इसमें कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। अगला लिखना आपको, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है, आर्टिकल 12 to 35, और कौन से भाग में पूछेगा, भाग 3। साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखो, राज्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, भाग 4 में। कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से, और किस अनुच्छेद में है, अगर आपको मिलता है 36 to 51 आर्टिकल में, ठीक है। ये इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहां से कहां तक है। इसके बाद जो आपका आता है अगला क्वेश्चन, आपकी जो आत्मा को सर्वाधिक शांति मिलती है वो मिलती है उत्तराखंड नाम सुनते ही। जैसे ही आप उत्तराखंड के क्वेश्चन पढ़ने लगते हो, मैं जानता हूं कि आपकी आत्मा को बहुत सुकून मिलने लगता है। तो आज के जो उत्तराखंड के क्वेश्चन है वो आप लोग देखना, भले ही 10 ही क्वेश्चन होंगे लेकिन बहुत अच्छे स्तर के वो क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। पहला लिखो, सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है उत्तराखंड का, सबसे प्राचीनतम, यानी सबसे प्राचीन है जो, ठीक है, प्राचीनतम अभिलेख ये है बच्चों कालसी अभिलेख। और कालसी अभिलेख कहाँ है, देहरादून जिले में। किसका है कालसी, अशोक का, ठीक है, अशोक कालीन है कालसी अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख है। अगला क्वेश्चन, शक्ति स्तंभ लेख किन 2 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। लिखो, शक्ति स्तंभ लेख ये कहां से प्राप्त हुए हैं, गोपेश्वर के साथ साथ कहां से प्राप्त हुए, बाड़ाहाट। और बाड़ाहाट किसका ओल्ड नाम माना जाता है, उत्तरकाशी का, ठीक है। बाड़ाहाट के ब्रैकेट में उत्तरकाशी लिख देना, उसको बोला जाता था बाड़ाहाट। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश के इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कौन सी चीज कार्तिकेयपुर इतिहास का मुख्य स्रोत। लिखो, कार्तिकेयपुर शासन के, कार्तिकेयपुर शासन लिख दो, है कार्तिकेयपुर राजवंश के इतिहास का मुख्य स्रोत, कार्तिकेयपुर शासन के इतिहास
का मुख्य सोर्स यानी मुख्य स्रोत क्या है जो इनके बारे में हमें जानकारी देते हैं, ये है ताम्रपत्र। ठीक है, ताम्र शासन जिसको बोला जाता है, यानी तांबे के जो होते हैं वो इसके इतिहास की। ऑप्शन आएगा साहित्य, मुद्राएं, कुछ भी आ सकता है, तब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला लिखना है कत्यूरी राजवंश का मूल नाम ज्ञात कहां से होता है? कुलसारी मूर्तिलेख से। लिखो कत्यूरी राजवंश, कत्यूरी राजवंश का मूल नाम, ठीक है, मूल नाम कहां से ज्ञात होता है, यानी किस जगह से हमें कत्यूरी राजवंश का मूल नाम ज्ञात होता है? इसका नाम है कुलसारी मूर्तिलेख। अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से आया कि कुलसारी मूर्तिलेख किसकी जानकारी देता है, कुलसारी मूर्ति लेख, तब आपका आंसर होगा कत्यूरी राजवंश की जानकारी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है उत्तराखंड के इतिहास हेतु बाहरी स्रोत कौन कौन से हैं। यानी कभी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एक बाहरी स्रोत उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं देता है, तब आपको उस केस में देने वालों का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो यूके इतिहास के बाहरी स्रोत के बाहरी स्रोत, यानी ये चीजें ऐसी हैं जो उत्तराखंड के इतिहास के बाहर के बारे, बाहर मतलब बाहर की चीजें हैं, थोड़ा सा यहाँ की जानकारी देते हैं। एक लिखो भारहुत, भारहुत दानलेख। ठीक है, यानी भारहुत का एक दानलेख है। दूसरा इसमें है आपका प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की आप जानते होंगे, इसके बारे में, इसमें भी उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी मिलती है हमें, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, और तीसरा आपका आंसर होगा इसके अंदर सहजपाल का बोधगया अभिलेख। किसका क्या लिखोगे? बोधगया अभिलेख। ये भी मतलब उत्तराखंड के इतिहास में कहीं ना कहीं कुछ बहुत प्रकाश डालते हैं। ठीक है, उत्तराखंड इतिहास। अगला लिखना आपको कुषाण कालीन स्वर्ण मुद्राएं किन स्थानों से प्राप्त हुई हैं। लिखो कुषाण कालीन स्वर्ण मुद्राएं, कुषाण कालीन स्वर्ण मुद्राएं यानी कहां कहां से प्राप्त हुई हैं, ये देखना काशीपुर, खटीमा, मुनि की रेती, मुनि की रेती का है ऋषिकेश के पास। ठीक है, ऋषिकेश वाले इलाके को बोला जाता है। और इसके अलावा एक और जगह है, वो है मोरध्वज, मोरध्वज का किला भी आपको पता होगा कोटद्वार के पास। ठीक है, मोरध्वज आदि इन स्थानों से कुषाणकालीन हमें स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगला देखो उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में जौ क्या था? जौ, जऊ। ठीक है, ये जऊ शब्द किस चीज से संबंधित है? ये कहीं ना कहीं अपने आप में मुद्राएं हैं। क्या हैं? मुद्राएं। जौ क्या है बच्चों? मुद्राएं हैं। और ये जो मुद्राएं हैं ये हिमालयी राज्यों पश्चिमोत्तर सीमांतक प्रदेशों के बीच व्यापार संबंधी दिखाता था। तो इसके ब्रैकेट में लिख लो हिमालयी राज्य, यानी जो उत्तराखंड हिमाचल है, हिमालयी राज्य प्लस पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर, यानी जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, ठीक है, के साथ व्यापार का प्रमाण है, के साथ व्यापार प्रमाण, यानी कहीं ना कहीं उनके बीच व्यापार का क्या दिखाता है? प्रमाण दिखाता है। ठीक है, अगला लिखना है आपको सवर्ण चूर्ण, सवर्ण सलाका और कौड़ियां किस चीज का रूप है? मुद्रा के रूप थे उत्तराखंड इतिहास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है सवर्ण, धीरे धीरे रुक जाना, इसमें झील विल सब मिलेंगे आपको आने वाले वक्त में, जितना आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो लिख लो। एक लिखो सवर्ण चूर्ण, अगला लिखना है सवर्ण सलाका, और तीसरा लिखना है आपको कौड़ियां। ये क्या थी? मुद्राओं का रूप थी। ठीक है, कौड़ियां ये क्या थी? उत्तराखंड इतिहास में मुद्राएं थी, यानी कहीं ना कहीं मुद्राओं का क्या था? रूप था। अगला लिखो अठोड़ निखात से किस कुलिंद राजा की रजत मुद्रा प्राप्त हुई है? लिखो अगला क्वेश्चन, अठोड़ निखात से, अठोड़ निखात से किस कुलिंद राजा की, किस कुलिंद राजा की रजत मुद्रा प्राप्त हुई है? इसका नाम है अमोघ भूति। क्या लिखोगे? अमोघ भूति, यानी किसका, किसकी रजत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? अमोघ भूति की रजत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और अंतिम क्वेश्चन लिखो उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में यमुना प्रसाद शैली का संबंध था। लिखो यमुना प्रसाद, यमुना प्रसाद है, ठीक है, शैली किस चीज से संबंधित है? ये यमुना प्रसाद शैली ये है बच्चों काष्ठ मंदिर निर्माण, यानी लकड़ियों के जो मंदिर बनते थे, काष्ठ मंदिर निर्माण, यानी
कहीं ना कहीं काष्ठ मंदिर निर्माण से क्या चीजें सम्मिलित थी। ठीक है, ये था आपका डे 7। बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीने निकल रहे हैं, चारों ओर से रूम बंद है, फिर भी क्लास आ रही है। तो इसका ये मतलब है किसी भी टाइम आए 24 घंटे में क्लास, आपका उस दिन का काम उसी दिन होना चाहिए। यही अपेक्षा मैं आप लोगों से करता हूं। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।